Hi, this is Shubham Pandey and I hope all you are doing well, taking care of your families. So, I'm continuing my Mahajanpada series. In my last video, I talked about the Satvana dynasty and Chedi dynasty. In this video, I'm going to be talking about the foreign invasion in India. और उसमें भी हम बात करेंगे सिर्फ इंडो ग्रीक की इस वीडियो में, उसके बाद आगे फर्दर बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू में देख रहे हैं तो आपको पता होगा नंदा डायनेस्टी में मैंने आपको बताया था महापद्मन जो उसको स्टैब्लिश करते हैं और उसके बाद धनानंद आते हैं। उसी टाइम ही इंडिया में फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। फॉरेन इन्वेजन का मतलब होता है बाहरी हमला। ठीक है, फॉरेन हमला आपका इंडिया की टेरिटरी या इंडिया की टेरिटरी के बाहर से कोई अगर पे हमला कर रहा है तो फॉरेन इन्वेजन है। वो किसी भी चीज के लिए कर सकता है, या तो यहाँ पे आके लूट मूट करके चीजें वापस ले जाएगा अपने कंट्री में, या तो यहीं पे आके स्टैब्लिश कर देगा अपनी डायनेस्टी। ठीक है, तो इसी टाइम अलेक्जेंडर आ रहा होता है। अब मैंने आपको बताया था कि वो चाणक्य वगैरह पर भी वीडियो देखो, मैं चलिए लंबा नहीं बनाता वीडियो, आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि देखिए अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में, तो चाणक्य था किसकी कोर्ट में, धनानंद की कोर्ट में। तो सेकंड रूलर था नंदा डायनेस्टी का। वो उसको वार्न करता रहा कि भाई कभी भी इंडिया में इन्वेड हो सकता है, फॉरेन इन्वेजन हो चुका है, अलेक्जेंडर आ चुका है, उसको पूरे दुनिया पे विजय करनी है, वो पोरस को आगे बढ़ चुका है, तू भाई देख ले अच्छे से। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी बहुत बड़ी आर्मी है, यहाँ तक आते आते पहले मैं खत्म कर दूंगा। तो चाणक्य को बेइज्जत करके कोर्ट से निकाल देता है और उसके बाद उसको गुस्सा आता है और वो बना देता है मौर्यन डायनेस्टी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से बनाता है। और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य आता है। तो ये सारी चीजें तो ये आप पिछली में वीडियो में देख सकते हैं। अब चीजें को समझिए, ये ऊपर वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है पर ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले नीचे की चीज देखते हैं। अब देखिए इंडो ग्रीक का इन्वेजन क्या होता है। आफ्टर अलेक्जेंडर इन्वेडेड India, invaded the north west part of subcontinent. One of his generals, Seleucus Nicator, founded the Seleucid Empire. बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब मैंने आपको बताया था मौर्यन डायनेस्टी की वीडियो में कि जब यहाँ पे क्या तो कहते हैं, जब मौर्यन की डायनेस्टी आती है तो अलेक्जेंडर के थोड़ी सी चीज समझ लीजिए पहले कि अलेक्जेंडर जब इंडिया में इन्वेड करता है तो वो आगे आगे बढ़ने का उसकी वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा होता है। वो बिल्कुल रेस्ट नहीं लेता, एक को हरा दूसरे को हरा तीसरे को हरा, आगे बढ़ रहा होता है। तो यही वो उसकी जो आर्मी होती है वो एक तरह से वो कर देते हैं, रिवॉल्ट कर देती है, उसमें इंटरनल रिवॉल्ट हो जाता है और वो एक तरह से बगावत कर देती है। कहती है कि भाई तूने इतनी जमीन जीत ली, बहुत है, धीरे धीरे बढ़, आराम से, इतनी जल्दी हम नहीं आगे जा रहा। वो रिवॉल्ट कर देती है, तो मजबूरन अलेक्जेंडर को वापस मुड़ना पड़ता है और ये माना जाता है कि वो जाते जाते बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका एक जर्नल होता है जिसका नाम है सेलुकस निकेटर। अब ये मैंने अपने मॉडर्न डायनेस्टी की वीडियो में बहुत बार चीज को बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्सन। अब सेलुकस निकेटर कौन सा एक इंपायर बनाता है, वो बनाता है सेलुसिड इंपायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलुसिड इंपायर बनाता है। अब इसको दोबारा हम आपको बताएंगे। अब देखिए वो सेलुसिड इंपायर उसने बना दिया, ठीक है, वो अपना बन गया। अब चीजों को समझिए, ये उसने कब बनाया, नंदा डायनेस्टी के टाइम में, जब आपका धनानंद वगैरह था। उसके बाद कौन सा पर्सन आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य। अब भाई सेलुकस निकेटर जो सेलुसिड इंपायर का किंग होता है वो सोचता है कि भाई मैं क्या करता हूँ, अब मैं अटैक करता हूँ इंडिया पे और मैं इंडिया को जीत लूंगा। पर वो जब इंडिया पे अटैक करता है तो पता चलता है इंडिया में तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी इतनी एफिशिएंट होता है, वो खुद किंग इतना एफिशिएंट होता है, वो कुछ भी नहीं करने देता। तो मजबूरन अब सेलुकस निकेटर को क्या करना पड़ता है, वो कहता है कि भाई तेरे से तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, तू ऐसा कर, ये ले मेरी बेटी से शादी कर ले, जिसका नाम हेलना होता है। तो हेलना से शादी करता है चंद्रगुप्त मौर्य, आपको मैंने बताया था, उनका बेटा होता है जस्टिन आगे जाके। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्या होता है, आगे यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा होगा, जैसे कि इन सेलुकस कन्फ्लिक्ट विद द माइटी चंद्रगुप्त मौर्य ही सीडेड लार्ज parts of the west of Indus including Hindu Kush, present day Afghanistan and Balochistan to the Mauryan king। अब यहाँ पे वर्ड आया सीडेड। सीड का मतलब है गिव अप कर देना। तो जब वो उससे टक्कर लेता है, कंफ्लिक्ट होता है उनके बीच में, तो उसे पता लगता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को मैं तो हरा नहीं सकता, मैं क्या करता हूँ अपना जो एरिया इसको दे देता हूँ, और अपनी बेटी की शादी वगैरह करके वो यहाँ से 500 हाथी लेकर निकल जाता है। तो कौन कौन सा एरिया देता है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदू कुश का एरिया वो दे देता है, प्रेजेंट डे का अफगानिस्तान वाला एरिया देता है, बलोचिस्तान जो आज के टाइम पाकिस्तान में है, जो काफी आजकल लड़ाइयां चल रही हैं अंदर ही, तो वहां का एरिया भी दे देता है किसको, मौर्यन किंग को, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, आगे आइए। और उसके बाद एक सबसे अच्छा फ्रेंडली रिलेशन, एक होमली रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए क्या करता है, उसके कोर्ट में एक पर्सन को भेजता है जिसका नाम होता है मैगथनीज। आफ्टर द मैगथनीज वाज सेंट इन द साइड ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। तो ये मैगथनीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। ठीक है, तो इंडिका अपने मैगथनीज ने लिखी थी किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके कोर्ट में। उसके बाद और ये ग्रीक के कुछ लोगों को भेजता है मॉडर्न कोर्ट में, जिसका नाम है आपको दिखेगा डेमेकस। ठीक है, डेमेकस और डायनोसिस। तो डेमेकस और डायनोसिस ये किसके उसमें, ये डेमेकस किसके कोर्ट में आया था, यह आया था बिंदुसार के कोर्ट में। ठीक है, बिंदुसार कौन, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। आगे देखिए, ग्रीक पॉपुलेशन लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मौर्यन एम्पायर एज एविडेंट फ्रॉम द अशोक एडिक्ट। अब ये माना जाता है कि ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, अब थोड़ा समझ लीजिए। अब पहले तो ये भी आपको थोड़ी मैं चीज बता देता हूँ। इंडिया जो आप देखिए, इंडिया का ये नीचे वाला एरिया जिसको पेनिसुलर, इंडिया को पेनिसुलर कंट्री कहा जाता है। पेनिसुलर का मतलब 3 साइड से पानियों से घिरा हुआ है। अब
पानी से घिरा हुआ उस टाइम शिप वगैरह से इंडिया पर तो इतने हमले नहीं हो पाए, पर ये हमले कहाँ से होते थे, ये खैबर पख्तून वाले एरिया से, हिंदू कुश माउंटेन, खैबर पख्तून जो अफगानिस्तान तक जोड़ता है, बलूचिस्तान वाला जो आज के टाइम में पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया खैबर पख्तून का एरिया जो पाकिस्तान में है, और जो ये अफगानिस्तान से लगता है यहीं से फॉरेन इन्वेजन हुई है। अलग अलग टाइम पे आगे जाके मुस्लिम भी करेंगे, बिन कासिम आएगा, अब्दाली आएगा, फिर आगे मुगल्स आएंगे, ठीक है, तो सारे यहीं से आते हैं। तो ये एक एरिया था, यहाँ से करते हैं। अब यहीं पे आके ये अलग अलग जगह पे बस गए थे। तो यहाँ पे अगली देखिए, ग्रीक पॉपुलेशन लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, इसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड, ठीक है, मेरा डायरेक्शन आपको पता ही होगी। तो ये माना जाता है कि कहां से हमें एविडेंट और कहां से हमें सबूत मिला कि इसी एरिया में ग्रीक लोग रहते थे, उनकी पॉपुलेशन थी। ये हमें मिलता है अशोक के एडिक्ट्स में। अशोक की वीडियो में अच्छे से एडिक्ट्स कवर किए हैं कि कैसे वो धम्मा पे धर्म परिवर्तन हो जाता है, धम्मा को स्टैब्लिश करता है, उसके बाद अलग अलग जगहों पे हर अलग चीज लिखता है कि किंग को कैसे काम करना चाहिए, कैसे धर्म का प्रचार करना चाहिए, एनिमल को स्लॉटर नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें लिखता है, ठीक है। तो इतना डीप में नहीं जाते। मौर्यन ऑल्सो हैड डिपार्टमेंट टू टेक केयर ऑफ फॉरनर्स लाइक यूवियान्स एंड पर्शियन। अब मौर्य ने क्या कहा कि भाई तुम टेंशन ना लो, तुम ये इनको युवानास भी कहा जाता है, ठीक है, युवानास भी कहा जाता है इनको ग्रीक को। तो कभी कभी युवानास आ जाता है, बंदे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना युवानास ग्रीक को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इनको युवानास और जो पर्शियन लोग, पर्शियन कहा गया ईरान के लोग, तो इनकी टेक केयर करने के लिए भाई मौर्य ने डिपार्टमेंट ही बना दी थी। क्यों बनाई थी, क्योंकि भाई उससे तो फैमिली रिलेशन हो गए, तो उसकी बेटी शादी की थी, तो कहते भाई तुम टेंशन ना लो, तुम यहाँ पे रहो आराम से, डिपार्टमेंट मैंने बना दिया तुम्हारे लिए, तुम आराम से, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा जो इंडिया के अलग रूलर्स हैं, ठीक है। तो मेरी डायनेस्टी के अंदर आ जाए। और मौर्य से कौन पंगे ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता उस टाइम, ठीक है। आगे देखते हैं। इन एंशिएंट इंडिया सोर्स ग्रीक वर कॉल्ड युवानास, तो ये हमको अलग अलग सोर्स से पता, संस्कृत में इनको युवानास कहा जाता था, योनास पाली में कहा जाता है, ये सारी चीजें। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात में, ठीक है। अब सारे दिन तो भाई उसकी छत्र छाया बनी नहीं रहेगी, चंद्रगुप्त मौर्य कभी तो डिक्लाइनिंग फेज आएगा। तो यहाँ पे देखिए, आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ मौर्य, मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार उसका बेटा, फिर उसका बेटा कौन, अशोक, इन तीनों के टाइम बहुत जीनत पे, मतलब एक हाइट पे था हमारे एम्पायर की, किंगडम बहुत एक हाइट पे था, इनसे कोई पंगे भी नहीं ले सकता था। फॉरेन इन्वेजन जब जगह पे जगह डायनेस्टी अपनी बढ़ाई जा रहे थे। पर अशोक का धम्मा लेता है, उसके बाद जो उसके बच्चे होते हैं जो आते हैं आगे, वो इतने एफिशिएंट रूलर नहीं होते, वो डिक्लाइनिंग फेज होता है मौर्यंस का। अब आपको पता है, अगर डिक्लाइनिंग फेज कोई चीज अगर गिर रही है तो चार लोग यहाँ पे इसका फायदा लेंगे, ठीक है, कोई को बचाने नहीं आएगा। तो ये डायनेस्टी खत्म हो रही थी, तो उसका फायदा पहले कौन उठाता है, पुष्यमित्र शुंग, जो उनका खुद का जनरल होता है, लास्ट किंग को बिहाइड करके सबके सामने वो सुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है। उसके बाद सुंगा के बाद कौन सा आता है, कानवास डायनेस्टी आते हैं, मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। टू द पावर एंड डिफीटेड बाय द सतवाहनास। अब यहीं पे यहाँ पे लोगों को पता लग जाता है कि भाई ये हो रहा धीरे धीरे खत्म, मगध एम्पायर जो इतने टाइम से राइज पे था, ठीक है, इतनी सारी डायनेस्टी हरियंका से लेके यहाँ पे तक आई, अब ये हो रहा डिक्लाइनिंग फेज में, इसका फायदा उठाओ। कानवा डायनेस्टी के बाद राइजिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। और यहाँ नीचे जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सतवाहना डायनेस्टी जो नीचे से उभर के आती है, साउथ से, सेंट्रल एशिया से और साइड से आपके नॉर्थ वेस्ट से, ये द्वारा स्टैब्लिश। अब यहाँ पे तो ये रह ही रहे हैं ना, ये गए नहीं है अपनी वापस। कुछ लोग तो वापस चले, किंग वगैरह वापस चले गए थे, अपने ग्रीक वापस चले गए थे, पर कुछ तो लोग यहीं पे रह रहे हैं और उनको फैसिलिटी कौन दे रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब लोग तो यहाँ पे रह ही रहे, धीरे धीरे यहाँ पे किंग स्टैब्लिश होने लग जाएंगे और वो सोचेंगे कि हम इंडिया पे फिर से कब्जा करेंगे, फिर से अटैक करेंगे। तो उनको ही फॉरेन इन्वेडर्स कहा गया। फॉरेन इन्वेजन बार बार टाइम टू टाइम होता है, ठीक है। तो सुंगा डायनेस्टी जो पुष्यमित्र सिंह वो थोड़ा बहुत उनको पीछे धकेलने में कामयाब भी होता है। तो ये सब कंफ्लिक्ट में चलता रहता है। अब देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक ऑफ द पावर ऑफ सेंट्रल एशिया। तो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया आपका, नॉर्थ वेस्ट का एरिया कौन सा हो गया, यही वाला एरिया, ठीक है। हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा वाला एरिया ना, हमेशा इस पे अटैक होते रहते हैं, ठीक है। क्यों अटैक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह बहुत फ्लरिश था, क्योंकि यहाँ पे गंगा वगैरह, यमुना वगैरह, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज, इसकी बेतवा, केन, सोन वगैरह सारी कुछ यहीं पे थी। तो अब इसमें ना जाते हुए जल्दी आगे से कवर करता हूँ। आगे देखिए, ग्रेको इंडियन किंगडम एस्टैब्लिश अराउंड द ग्रेको इंडियन बैक्टीरियन। उसमें से एक किंग उभर के आता है, ग्रेको बैक्टीरियन किंग, यहाँ पे कौन सा, डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस आएगा। अब चलिए आगे हमको कहानी लेके चलता हूँ, जल्दी इसको समझिए, इसको पढ़ाई के तौर पे नहीं, इसको कहानी के तौर पे समझे तभी समझ आएगा। अब चीजें आते हैं मेन मुद्दे पे। इंडो ग्रीक किंगडम वॉज रूल्ड बाय 30 हेलेनिस्टिक ग्रीक किंग्स। अब ये माना जाता है कि 30 बड़े बड़े शासक आए थे इसकी किंग में, जिन्होंने इसको शासक किया इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया के टाइम में, कब से लेकर कब तक, 2nd सेंचुरी बीसी की बिगिनिंग से लेकर 1st सेंचुरी एडी तक, ठीक है। एडी और बीसी आपको समझिए पता ही होगा, आई थिंक। तो मैं ये मान के चलता हूँ, द किंगडम स्टार्टेड व्हेन द ग्रेको बैक्टीरियन किंग डेमेट्रियस सन Euthydemus invaded India around 180 BC, conquered southern Afghanistan and parts of Punjab। अब आ जाइए पिछली कहानी में, अब ठीक है, यहाँ पे समझिए। आपको मैंने बताया सेलुसिड एम्पायर किसने स्टैब्लिश किया था, सेल्यूकस निकेटर ने। यही इसी के ही
मतलब यहाँ पे छोड़े हुए गवर्नर जनरल यानी सेल्यूकस निकेटर के ही जो एम्पायर के जो लोग थे यहीं पे वो काम कर रहे थे। ठीक है, ये हालांकि जो ग्रेको बैक्टीरियन का जो आपको नीला वाला एरिया दिख रहा है, बाकी ये पार्थियन किंगडम का। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, जो इनके जनरल होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, ये इससे बगावत कर देते हैं सेल्यूकस निकेटर वाली एम्पायर से। कहते हैं भाई हमें तुम्हारे साथ मिलके नहीं रहना, हम अपना अलग इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो पार्थियन किंगडम और ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम अपना अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो मानना यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी। अब वो अपना अलग रिवॉर्ड कर दिया, अब कहते हैं भाई तो इंडिपेंडेंट है, हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो ये भी अलग हो गया, ये पार्थियन भी अलग हो गया, सेल्यूकस तो अलग ही है। उसके बाद ग्रेको बैक्टीरियन भी अलग होगा। तो तीनों दोनों अलग हो गए इससे, सेल्यूकस सेल्यूसिड एम्पायर से। तो ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अलग हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम अपना ही हमला करेंगे। तो उसके बाद ग्रेको बैक्टीरियन, ठीक है, ग्रेको बैक्टीरियन नीला वाला, ग्रेको बैक्टीरियन का जो किंग होता है वो डेमेट्रियस, जो सन ऑफ एथोडेमस होता है, इन्वेडेड इंडिया अराउंड 180 बीसी। ही कॉन्कर साउथर्न अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ द पंजाब। तो ये आपको कुछ पार्ट ऑफ द पंजाब और साउथर्न अफगानिस्तान को ये वो कर लेता है, इन्वेड करके उसको कॉन्कर कर लेता है अच्छे से। ठीक है, पंजाब भी अब याद रखो, पंजाब भी हमारा बहुत बड़ा है। ये जो इंडिया में थोड़ा पंजाब रह गया और पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा है। तो पाकिस्तान में पंजाब है, इंडिया में पंजाब है। पाकिस्तान वाला इंडिया से बड़ा है पंजाब एरिया। ठीक है, तो वो पूरा पंजाब वाला एरिया इसने कवर कर लिया था, पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले भी जो आज के टाइम का। उसके बाद देखिए था, इंडो ग्रीक किंग इन्वेडेड इंडियन कल्चर, बिकम पॉलिटिकल एंटिटी विद द मिक्स ऑफ ग्रीक एंड इंडियन कल्चर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए। अब ये इंडिया में इन्वेड कर रहे थे और चाह रहे थे लोग हमारा जो हम किंग बने तो लोग हमको एक्सेप्ट करें एज अ किंग। तो ये लोग तभी आपको एक्सेप्ट करेंगे जब आप उनके कल्चर को भी एक्सेप्ट करोगे। मान के चलिए जब ये इंडिया में इन्वेड करते तो जो ब्राह्मण कल्चर होता वो इनको काफी इनसे चिढ़ता था, क्योंकि ये ग्रीक कल्चर एक अलग कल्चर था। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया के कल्चर को धीरे धीरे अपनाने लगे और इन्होंने सबसे बड़ा फायदा, मतलब सबसे बड़ा उस टाइम अपॉर्चुनिटी देखी कि बुद्धिज्म को अपनाया जाए। और एक चीज यहाँ पे आप साइकोलॉजी समझिए। जैसे मान के चलिए आप इंडिया में अगर कोई फॉरेनर आता है और वो अपने ही धर्म का प्रचार करता है कि क्रिश्चियन ऐसा है और जो धर्म मैं फॉलो करता हूँ वो, तो उससे हम इतने दूर भागते हैं थोड़ा सा। हम कहते हैं कि यार ये क्या है, ये सही नहीं है। पर वही इंडिया में आकर कृष्णा कृष्णा करने लग जाता है कि हाँ भाई मैंने इस्कॉन टेम्पल जाना है, कृष्णा कृष्णा, तो हमें उससे थोड़ा सा लगाव होता है। तो ये भी यहाँ पे इन्होंने साइकोलॉजी लगाई थी कि मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। जैसे मेरे घर वाले ऐसे कहीं जाते नहीं सत्संग में, पर यहाँ पे पता चला था कि हफ्ते के लिए एक बंदा सत्संग देने आ रहा हो, फॉरनर है, तो वो पूरे सातों के सातों दिन गए हैं और अटेंड किया, काफी भीड़ थी वहां पे। तो यही चीज समझे कि इंडिया एक लगाव है कि अगर आप हमारा कल्चर अपना रहे हैं तो हम आपका भी साथ देंगे। तो इंडिया में क्या करते हैं, धीरे धीरे इंडिया का कल्चर को अपनाने लग जाता है, बुद्धिज्म को अपनाते भी हैं और उसका प्रचार भी करते हैं। तो आगे देखते हैं। फॉर अबाउट 25 ईयर इंडो ग्रीक किंगडम वर अंडर द एथोमेविड रूल। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस बंदे के रूल में अपने आप देख सकते हैं एफिडेमिड, जो अलग अलग ग्रीक के नाम होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले नाम है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। ये 25 साल में का रूल था, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट अगली चीज आती है, many coins under has been unearthed of this king has most of the information we get about them is from the coins have found with the Indian and Greek inscription. Many coins have been found with the images of Indian deities also. The Indian Greek king did the perhaps placate द पॉपुलेशन मोस्ट वैन दे आर नॉट इन द ग्रीक्स। अब देखिए चीजों को समझे, इनके जो बारे में हम इंडियन ग्रीक के बारे में, इंडो ग्रीक के बारे में हम जानते हैं तो मोस्टली इनके क्वाइंस से जानते हैं। क्वाइंस मतलब सिक्के। अब सिक्के में भी ये क्या करते थे, कुछ एक जगह पे ये इंडियन डाइटीज, यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा होगा इंडियन डाइटीज, ठीक है। तो इंडियन डाइटीज का मतलब है कि जो हमारे इंडिया के जो गॉड्स हैं इनकी फोटोज वगैरह लगाते ताकि इंडिया वालों को अपना सा लगे। और कुछ पे ग्रीक इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखी जाती थी, तो उससे इनके बारे में काफी पता लगता था कि वो किसको ज्यादा मानते थे, किसकी तरफ वो थोड़ा डिवोटेड थे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो उसके बाद अगली लाइन देखिए, द इंडो ग्रीक किंग डिड दिस टू परहैप्स प्लिकेट पॉपुलेशन मोस्ट वाइंडली द नॉट ग्रीक्स, कि हाँ ये दिखाने के लिए कि ग्रीक नहीं है तब भी हम आपकी पॉपुलेशन से प्यार करते हैं। द सिविल वॉर्स अमंग द मैनी बैक्टेरियन किंग आफ्टर द डेथ ऑफ डेमेट्रियस। अब देखिए समझिए, डेमेट्रियस एक बहुत बड़ा किंग था, बहुत एक एफिशिएंट किंग था। तो उसके मरने के बाद कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम भी खड़े होते हैं, जिसमें एक अपोलोडोटस वन आता है, हु इन दिस वे कैन बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट प्रॉपर इंडो ग्रीक किंग। तो ये माना जाता है कि वो फर्स्ट इंडो ग्रीक मतलब प्रॉपर इंडो ग्रीक किंग था, और वो मतलब एक तरह से वो अपना रूल बैक्टीरिया से नहीं चलाता था, ठीक है, बैक्टीरिया। उसके बाद आगे देखते हैं, हिज किंगडम इंक्लूडिंग गांधार एंड वेस्टर्न पंजाब। तो गांधार आज के टाइम में मतलब गांधार और वेस्टर्न पंजाब तक उसका रूल मतलब था,
फैला हुआ था। मोस्ट ऑफ द इंडो ग्रीक किंग्स वर बुद्धिस्ट एंड बुद्धिज्म फ्लरिश अंडर देयर रूल्स। तो उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और उस टाइम बुद्धिज्म को बहुत फ्लरिश किया, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा था। ब्राह्मण्स उस टाइम चाहते थे बुद्धिज्म इतना ना फैले, जैनिज्म ना फैले, उनका कल्चर फैले, पर लेकिन इनके आने के बाद बुद्धिज्म को और फैलाया गया बहुत एक मास लेवल पे। तो ये सारी चीजें चलती रही थी बीच बीच में। ग्रीक इन्फ्लुएंस इज मोस्टली सीन इन आर्ट एंड स्कल्पचर, पर्टिकुलरली इन द गंधा स्कूल ऑफ आर्ट। तो आप गंधा स्कूल ऑफ आर्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा यूपीएससी के उसमें आता है। गांधा स्कूल, बहुत स्कूल ऑफ आर्ट्स भी आए हैं, ठीक है। तो गांधा स्कूल ऑफ आर्ट को आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ग्रीक का बहुत इन्फ्लुएंस दिखेगा उनके आर्ट में भी, ठीक है। जो उनकी कला वगैरह होती है, स्कल्पचर वगैरह, जो मूर्ति वगैरह अलग अलग चीजें बनाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब आ जाते हैं दोबारा उसमें इंडो ग्रीक लीडर में। तो यहाँ पे देखिए वैसे ग्रेको बैक्टीरियन का जो किंगडम था ये बहुत इंपॉर्टेंट उभर के आता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे जो साकास होएगा, जो ऊपर का ये स्काथियन होएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें था। पिछला हम इंडो ग्रीक के बारे में बात करें। देखिए मिरेंडर वन सॉर्टर वॉज ऑल्सो नोन एज अ मिरेंडर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग हो जाता है इनका, मिरेंडर करके। मिरेंडर जिसको मिलंदा भी कहा गया, मिरेंद्रा भी कहा गया, ठीक है, मिनेंद्रा भी कहा गया, ठीक है। तो ही वॉज इनिशियली अ किंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया का किंग है। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल रिवर वैली इन द वेस्ट टू द रावी रिवर इन द ईस्ट। तो काबुल से लेकर, काबुल कहाँ की जगह आज के टाइम में, अफगानिस्तान की राजधानी, वहां से लेकर ये रावी रिवर जो हमारे इंडिया में बहती है तो वहां तक फैला हुआ था। एंड फ्रॉम द स्वात वैली ऑफ नॉर्थ टू द एरोसिया हेलमेंट इन, ये अफगानिस्तान में, तो यहाँ से लेकर स्वात वैली से अफगानिस्तान फैला हुआ था। अकॉर्डिंग टू द सम इंडियन सोर्सेस ही वेंट फॉर अ, ये भी माना जाता है कि ये गुजरात वाली साइड भी और राजस्थान वाली साइड तक ये चला गया था, ठीक है। एंड पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र भी कहाँ पे है आज के टाइम की, पटना। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड पैट्रोनाइज द फेथ। तो मैंने बताया कि यहाँ पे आके जब तक आप यहाँ के लोगों का एक तरह से वो नहीं जीत पाएंगे आत्मविश्वास, तो उनको उन पर रूल भी नहीं कर सकते, वो आपकी हेल्प भी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं जाके फिर छुटपुट रिवॉल्ट होंगे। तो इसलिए इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज भी किया, उसको अलग अलग दूसरी जगह पे फैलाया भी। ही डाइड इन 130 BC एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन स्ट्रेटो वन, ठीक है। अब ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज जाती है, ठीक है। द मिलंद पन्नो। अब ये एक बुक है मिलंद पन्नो या मिलंद पाना, ठीक है। मिलंद पानो बुक लिखी थी किसके ऊपर, इसमें किनके कन्वर्सेशन थी, इसमें डायलॉग और कन्वर्सेशन थी किनकी, मिलंद, ये जो आपको मैंने दिखाया, इनको मिरेंडर वन को मिलंद भी कहा जाता था। मिलंद और बुद्धिस्ट के एक मतलब वो गुरु थे, उनका ही थी, उनका नाम है नागसेना। इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन, जो इनके बीच में डायलॉग है, तो इसको जो कंपाइलेशन है उसको मिलंद पन्नो कहा जाता है। तो ये इनके बीच में, ठीक है। ऑरिजिनली रिटन इन संस्कृत। तो ऑरिजिनली किस भाषा में लिखी गई थी, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। एंड ओनली द पाली वर्जन अवेलेबल नाउ, ठीक है। तो अभी के टाइम में सिर्फ पाली वर्जन अवेलेबल है, ओरिजिनल ये संस्कृत में लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है किस लैंग्वेज में ओरिजिनल लिखी गई थी, किस लैंग्वेज में आज के टाइम में अवेलेबल है, या किसके बीच में ये कन्वर्सेशन है। एक नाम दे देंगे मिलंद, मिलंद का नाम दूसरा भी है मिरेंडर वन, ठीक है। और किसके बीच में, नागसेन के बीच में, जो बुद्धिस्ट एक वो थे फिलोसफर। इन द वर्क मिलियन इज डिस्क्राइब एज ए वाइस लर्नड एंड एबल किंग, ठीक है। तो एक वाइस, एक सच्चा, एक लर्नड जो जल्दी लर्न कर लेता है, और एबल किंग को दर्शाया गया। एट द एंड ऑफ इट मिलियन एक्सेप्ट बुद्धिज्म एंड कन्वर्ट, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है, ये बुद्धिज्म को वो किया होगा तभी तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में सारा कुछ बताया गया इसमें, ठीक है। तो ये चीज है। आगे देखते हैं। अब देखिए जो इंडो ग्रीक का जब भी नाम आएगा तो आपको सबसे बड़ा यहाँ पे चीज वो बताएगा कॉइन्स। कॉइन्स के बारे में हमेशा खेलता रहेगा, ठीक है। तो कॉइन्स इनके बारे में बहुत ज्यादा उस पर उभर के आए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉइन्स के बहुत ज्यादा, इसमें पूछेगा कौन कौन से कॉइन्स किस किस एरिया में चलाए थे, ठीक है। कॉइन्स सर्कुलेटेड टू द नॉर्थ कुश रीजन ड्यूरिंग द रूल ऑफ द इंडो ग्रीक। देवर गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन थे, कॉपर कॉइन थे, निकल कॉइन थे, ठीक है। तो सबको पता होगा कॉइन्स हैड ग्रीक लेजेंड्स। तो उनपे ग्रीक लेजेंड थे। ग्रीक लेजेंड मतलब ग्रीक के जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके इन पे इंस्क्रिप्शन थे। इंडो ग्रीक कॉइन्स हैड रॉयल पोर्ट्रेट्स ऑफ वर्स एंड ग्रीक डाइटीज, ठीक है। तो उनके एक सामने वाली साइड में उनमें क्या तो कहते हैं रॉयल पोर्ट्रेट्स होते थे, मतलब या तो किंग का होगा या उनके जो ग्रीक डाइटी मतलब ग्रीक के गॉड, ठीक है। ग्रीक के गॉड कौन कौन से होते हैं, जीसस ये आपका गॉड ऑफ थंडर माना जाता है। अपोलो गॉड ऑफ म्यूजिक और गॉड ऑफ मैं कैसे उसका माना जाता है, लर्निंग का माना जाता है। उसके बाद एथेना, ये गॉड ऑफ ब्यूटी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। तो ये होता था इनके मतलब एक साइड पे किंग की फोटो, एक साइड पे उनके मतलब जो ग्रीक गॉड ग्रीक डाइटीज की फोटो होती है। तो ये सारी चीजें उनके बीच में होता था। तो ये सब इसके क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़ी डीप में।
देयर वाज सिल्वर एंड कॉपर कॉइन मोस्टली इन द स्क्वायर शेप, तो ये मोस्टली इन स्क्वायर शेप में होते थे सिल्वर और कॉपर कॉइन। इंडियन वेट स्टैंडर्ड वर फॉलोड इन द मेकिंग कॉइन, ठीक है, तो इंडिया का जो वेट स्टैंडर्ड है, जो एक इंडिया का वेट स्टैंडर्ड बना हुआ था उस टाइम में, तो वो फॉलो होता था इन कॉइन्स को बताते टाइम कि ये अगर इतने का कॉइन है तो इतने इसका वेट होगा, उतने का कॉइन है तो उसको पता ही होगा, 5 का कॉइन थोड़ा मोटा होता है, एक का कॉइन थोड़ा कम का होता है, उसी तरह। दे हैड बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, बायलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषाएं, ठीक है, बायलिंगुअल। तो बायलिंगुअल में दो तरह की भाषाएं इसके बीच में मतलब लिखी होती थी, ग्रीक और खरोष्टी, ठीक है, तो ये दो भाषाएं लिखी होती थी। ऑन द ओवर्स ऑफ कॉइन रॉयल पोर्ट्रेट वर प्रेजेंट एंड ऑन द रिवर्स, एक साइड पे रॉयल पोर्ट्रेट होती थी, मतलब रॉयल मतलब किंग वगैरह या फिर उस टाइम की जो रॉयल जो भी चीज मानी जाती है उसकी पोर्ट्रेट होती थी, और दूसरी साइड रिवर्स में रिलीजियस कोई रिलीजियस सिंबल होता था, ठीक है, मोस्टली इन इंडियन इंस्क्रिप्शन। तो मोस्टली जो रिवर्स साइड में रिलीजियस सिंबल होता था वो इंडियन इंस्क्रिप्शन में होता था, ठीक है, इंडियन इंस्क्रिप्शन वर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे फोटोज वगैरह देख सकते हैं आप सर्च मार के, ठीक है। अब उसके बाद ये सारी चीजें इनमें होती हैं। तो अब आपको मैंने उस टाइम बताया था कि बहुत सारे इन्वेडर्स थे, फॉरेन इन्वेडर एक ही नहीं थे। उसके बाद साकास वगैरह आगे आगे आते हैं, जो चाइना की ट्राइब होती है, फिर उसके बाद ईरानियन की ट्राइब मिलके हमला वगैरह करते, तो ये सारा चलता रहता है। तो लास्ट इंडो ग्रीक किंग वॉस स्ट्रेटो 2, तो लास्ट ग्रीक किंग स्ट्रेटो 2 होता है। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको मिलन पन्नो वाली बात याद रखनी है, इनकी जो कॉइन्स वाली बात याद रखनी है, और किस टाइम आए थे, और सेल्यूकस निकेटर कौन कौन सी इन्होंने एम्पायर की थी, ठीक है, ब्लैक ट्रेडिंग, बस ये चीजें याद रखना, और कुछ इंपॉर्टेंट में याद नहीं रखना, ठीक है। ही रूल्ड द पंजाब रीजन अंटिल इतने से इतना रूल किया। दिस रूल वाज एंडेड विद द इन्वेजन ऑफ द इंडोसाइथियंस, ठीक है। इंडोसाइथियंस आएंगे जो साकास के नाम से फेमस होंगे, ठीक है। इट इज बिलीव दैट ग्रीक पीपल लिव फॉर सेवरल सेंचुरी मोर इन इंडिया अंडर द इंडो पार्थियन। इंडो पार्थियन भी आएंगे, उसका खुशांस भी आएंगे, ठीक है। तो ये इंडो पार्थियन के बारे में आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोटो लगा रखे, ठीक है। इंडो पार्थियन, ये साइथियन आएंगे, फिर ठीक है, पार्थियन वगैरह यहाँ पे इनकी वो थी, ठीक है। तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, ओके।